हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। एनसीईआरटी साइंस की क्लास में इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था और इस चैप्टर में हमने ये जाना था कि जो भोजन होता है वो कहाँ कहाँ से आता है, यानी कि जो फूड होता है उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो फूड होता है वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और इसके अलावा जानवरों से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। तो इस चैप्टर में हमने सब जाना था। उसके बाद में जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है भोजन के घटक, यानी कि जो फूड होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी जो भोजन है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। इसको हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में विभिन्नता देखने को मिलती हो, चाहे वो पहनावे के रूप में हो, वेशभूषा के रूप में हो, या फिर जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है लोगों की, ठीक है, तो उसमें काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। उसी प्रकार जो भोजन है, तो भोजन में भी भारत में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पंजाब का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है बहुत वहाँ पे फेमस है। ये लोकेशन पंजाब की हम यहाँ पे मान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में राजमा है, मछली, चावल, ये सब वहाँ पे लोग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में चावल, सांभर है, ठीक है, और अप्पम है, मछली सब्जी, ये सब वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर को जो भी चीज़ें, पोषक तत्व पहुंचने चाहिए हमारे शरीर में, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व खाने के रूप में नहीं मिल पाते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर के भोजन होता है, जो खाद्य फास्ट फूड होते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है, और हमें से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, ठीक है। आगे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या हम शामिल करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्रियों से मिलकर बना होता है, और जो कच्ची सामग्रियाँ होती हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। जो भी कच्ची सामग्रियाँ खाद्य के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं वो हमें या तो पौधों से प्राप्त होती हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो कच्ची सामग्री के जो संगठक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो अगर हम संगठकों की बात करें कि जैसे हमें अगर कोई खाना बनाना है, खाद्य पदार्थ बनाना है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें जो है सब्जी बनानी है अगर, तो सब्जी बनाने के लिए हमें जो सब्जी होती है वो चाहिए होती है। इसके अलावा तेल या पानी और जो मसाले पड़ते हैं वो चाहिए होता है। तो ये उसके संगठक हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो भोजन होता है उसमें कौन कौन से घटक, यानी जो पोषक तत्व के रूप में इसमें सम्मिलित होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, और जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता भी होती है। तो आगे बताया गया है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो आगे बताया गया कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए जो भोजन होता है उनमें कौन कौन से जो पोषक तत्व होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व हो गया, दूसरा प्रोटीन है, वसा है। तो इन सभी का जो परीक्षण है हम आगे इसमें देखेंगे कि बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। अगर हमें जानना है कोई खाद्य पदार्थ हम लोग अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जा रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, जैसे मंड है या फिर शर्करा है, ठीक है। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, मंड मतलब स्टार्च होता है, और शर्करा होता है, ठीक है। शर्करा सुक्रेज या फिर शुगर जो होती है वो होता है। तो यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका पता हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो स्टार्च का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हमें कच्ची सामग्री चाहिए। इसके लिए अगर हम आलू ले लेते हैं, ठीक है, आलू, तो कच्ची सामग्री के रूप में हम आलू ले लेते हैं, और इसके साथ में हम उसके ऊपर आलू को काट के उस पर 2 से 3 बूंदे जो है तनु आयोडीन विलयन की डालते हैं। तनु आयोडीन यानी कि डाइल्यूट जो आयोडीन होता है उससे हम डालेंगे, और इसके पश्चात अगर उसके कलर में परिवर्तन होता है, यदि वो आयोडीन डालने के बाद में नीला या फिर काला हो जा रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि उस खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है, यानी स्टार्च जो है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण हो गया। उसके बाद नेक्स्ट परीक्षण के बारे में बताया गया है वो है प्रोटीन का परीक्षण। तो प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की छोटी मात्रा हमें ले लेंगे। यदि हम अगर दाल, चूँकि सभी को पता है जो दाल होती है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन
के सोर्स के रूप में हम दाल को ले लेते हैं। क्योंकि दाल को ऐसे ही उसमें एज अ परीक्षण यानी एज अ जो कंपोनेंट होता है उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम चूर्ण बना लेंगे, यानी उसको कूट के हम चूर्ण बना लेंगे, महीन पाउडर टाइप में बना लेंगे, पीस के मसल के, और इसके पश्चात उसे हम परख नली में डाल देंगे, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें हम उसको डाल देंगे। और उसके बाद उसमें हम डालेंगे 10 बूंद जल डाल के उसको अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लेंगे। और उसके पश्चात अब हम ड्रॉपर की सहायता से उसी परख नली में यानी उसी टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट की, ठीक है, कॉपर सल्फेट 2 बूंद डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा मिलाएंगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम मिलाएंगे। पहला तो जो हमारा कंपाउंड होगा यानी कि जो मिक्सचर होगा दाल का वो डालेंगे। इसके बाद उसमें हम जल डालेंगे और फिर 2 बूंद डालेंगे कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद के आसपास डालेंगे कास्टिक सोडा, ठीक है। इतना डालने के बाद उसको अच्छी तरह से शेक करना है, अच्छी तरह से मिलाना है और कुछ मिनट के लिए उस परख नली को रख देंगे और ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व ये करना है कि जो कलर होगा वो बैंगनी रंग का हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि सबको पता है कि दाल में प्रोटीन होती है, तो उसका कलर किस तरह का हो जाएगा, वो पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है इसका अर्थ है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पे वसा के परीक्षण के बारे में बताया गया है। तो किस प्रकार से हमें जानेंगे किसी खाद्य पदार्थ में जो है वसा पाई जाती है, ठीक है। तो कोई खाद्य पदार्थ है उसको हम लेंगे और उसमें जो है उसको एक कागज़ में लपेट लेंगे। लपेटने के पश्चात उस पर थोड़ा सा हम उसको कूटेंगे, ठीक है, लपेट कर कूटिए, लिखा है, ठीक है। ध्यान रखें कि कागज़ फट ना जाए, ठीक है। तो आसानी से उसको कूटना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। और उसको कूटने के पश्चात हम देखेंगे कि जो तेल के धब्बे होंगे वो उस पेपर में लग जाएंगे, यानी कि जो पेपर होगा वो तेल को, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो जो ऑयल है वो ऑयल ना हो कि वाटर हो, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम कुछ समय के लिए प्रकाश में रख देंगे, यानी धूप में, या फिर कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर वो वाटर होगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वाष्पित हो जाएगा और वो कागज़ सूख जाएगा। लेकिन अगर वो जो एरिया थोड़ा सा डल हुआ है, गंदा हुआ है, वो अगर सूखता नहीं है, यानी धब्बे हैं वो सूखते नहीं हैं, इसका तात्पर्य ये है कि उस खाद्य पदार्थ में लिपिड यानी कि जो वसा है वो मौजूद है। तो इस प्रकार से हम इन परीक्षणों के द्वारा यानी इन टेस्ट के द्वारा जो हम पता लगा लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं किसी खाद्य पदार्थ में, प्रोटीन या फिर वसा किसी खाद्य पदार्थ में उपस्थित है या फिर नहीं है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो उपस्थित हैं या नहीं है। जैसे कि कच्चा आलू में स्टार्च होता है, मंड होता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, वैसे ही मूँगफली में क्या होता है, वसा पाई जाती है। आगे बताया गया है बिना पका चावल, जो चावल का चूर्ण होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है और पके हुए चावल में भी स्टार्च होता है। सूखा नारियल में क्या होता है, इसमें वसा होती है। और इसके बाद लिखा है बिना पकी अरहर की दाल में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। पकी हुई दाल में भी प्रोटीन होता है। और इसके बाद किसी सब्जी का एक टुकड़ा अगर हम ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन पाए जाते हैं या फिर जो है खनिज लवण पाए जाते हैं। और ऐसे ही फलों में भी होता है। उबले अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो आगे यहाँ पे कुछ देखिए कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स हैं वो बताए गए हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, जैसे कि बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। कार्बोहाइड्रेट इन सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे वसा के कुछ स्रोतों के बारे में बताया गया है, जैसे कि जो ऑयल होते हैं, चाहे वो सोयाबीन का ऑयल हो, तिल हो, नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, ठीक है, सूरजमुखी या मूंगफली का तेल हो, तो इन सभी में वसा पाया जाता है। और जो जंतु होते हैं उनके द्वारा भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसमें भी वसा पाई जाती है, जैसे कि घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे, मछली और मांस में भी वसा पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि जो दालें होती हैं, सभी प्रकार की जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो जंतु होते हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि पनीर है, दूध है, मछली है, मांस है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ विटामिन के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर है, आम है, दूध और मछली का तेल, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी के सोर्स अगर हम देख लें तो चावल, गेहूं और यकृत यानी जो लीवर होता है, तो ये सभी जो विटामिन बी के सोर्स हैं। आगे नेक्स्ट विटामिन सी के सोर्स बताए गए हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू है, आंवला है, अमरूद, संतरा, टमाटर। इसके अलावा जो मिर्च होती है, मिर्च में भी विटामिन सी
भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन डी के सोर्स के बारे में बताया गया है कि विटामिन डी जो है वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो अंडा, दूध, मक्खन, मांस और इसके अलावा मछली में भी विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। तो ये सभी जो सोर्स हैं ये सभी हमारे शरीर में पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और जो वसा होता है वो भी हमारे शरीर में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविकता में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी तुलना में जो वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जो वसा होती है उससे हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, दोनों ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। और जो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, उनको प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, शरीरवर्धक भोजन यानी शरीर को वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। और जो विटामिन होते हैं वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे कि विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। और अगर हम विटामिन के प्रकारों को देखें तो विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। ठीक है, इसके अलावा विटामिनों के एक मुख्य समूह भी होता है जिसे विटामिन बी कहते हैं और इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 इस प्रकार से काफ़ी सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है और विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है वो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। और जो विटामिन डी होता है वो हमारी अस्थियों को यानी हमारी जो बोन्स होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं उनको मजबूत रखने में सहायता करता है। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है वो हमें सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। इसके अलावा हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में होती है और शरीर की उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कुछ खनिज लवणों के स्रोतों के बारे में बताया गया है, जैसे कि आयोडीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो पालक है, मछलियाँ हैं, इसके अलावा अदरक है। ठीक है, और नेक्स्ट खनिज लवण है फास्फोरस। फास्फोरस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, केले से प्राप्त होता है, दूध से, ठीक है, चावल से, मिर्च से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर लोहे यानी आयरन की बात कर लें तो आयरन हमारे शरीर में जो हरी सब्जियां होती हैं उनसे प्राप्त होता है और फ्रूट से भी प्राप्त होता है, जो फल होते हैं उनसे प्राप्त होता है। इसके अलावा कैल्शियम जो खनिज लवण है वो हमारे शरीर को कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है और अंडे से प्राप्त होता है। तो ये तो कुछ सोर्स हो गए खनिज लवणों के। तो अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और कुछ विशेष जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो है उनकी विशेषता अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम चावल का एग्जांपल ले लेते हैं तो चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, दूसरे पोषक तत्वों उसमें कम पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर पालक की बात कर लें तो उसमें आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अंडे की बात कर लें तो उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो सभी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें सबका अलग अलग अपना जो है अपनी विशेषता होती है, यानी उसमें कोई ना कोई पोषक तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा होता है। तो वही आगे बताया गया है कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है और आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें रेशे प्राप्त होते हैं और जल की आवश्यकता होती है। और आहारी रेशे जो होते हैं, रेशे उनको हम रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, रुक्षांश के नाम से उनको जानते हैं और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर जो साबुत खाद्यान्न होते हैं, यानी जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो अंकुरित अनाज होते हैं, जैसे कि जो दालें होती हैं, उन जो अंकुर निकलते हैं वो हम उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो रुक्षांश जो आहारी रेशे के रूप में हम उनको शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो रुक्षांश होते हैं उसमें हम आलू है, ताजे फल, सब्जी और साबुत अनाज और दाल को शामिल कर सकते हैं। यानी ये उसके मेन सोर्स होते हैं रुक्षांश के। जो रुक्षांश होते हैं वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हम उन्हें ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर के लिए वो बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक अवयव होते हैं। और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भोज्य पदार्थ जो भी हम ग्रहण करते हैं उसमें कुछ तत्व होते हैं जो कि हमें पचते नहीं हैं या फिर हम उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं रुक्षांश। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
आगे बताया गया है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है, तो जल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। और हमारे सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे कि हम जल पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, इसके अलावा दूध पीते हैं, चाय पीते हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी हमारे शरीर में जल की जो मात्रा होती है, जल की जो आपूर्ति है वो हो जाती है। और इसके अतिरिक्त जब हम भोजन पकाते हैं और उसमें भी हमें पानी की आवश्यकता होती है भोजन को पकाने के लिए, तो उसमें भी हम जल डालते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में इनडायरेक्टली जल भी जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो इससे भी हमारे शरीर की जो जल की आपूर्ति है वो भी पूरी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया है और इस क्रियाकलाप के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि जो सब्जियां होती हैं या फल होते हैं जैसे कि टमाटर है, नींबू है, सेब, ठीक है, अनार या पपीता, तो इन सभी चीज़ों में भी जल की मात्रा पाई जाती है। और ये सभी चीज़ें जब हम ग्रहण करते हैं तो इसके साथ ही हमारे शरीर में भी जल पहुंचता है और हमारे शरीर में जल की जो पूर्ति है वो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है संतुलित आहार क्या होता है। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन बात करें कि संतुलित आहार क्या है या फिर संतुलित आहार से आप क्या समझते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भोजन या ऐसा आहार जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को, हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखे और हमारे शरीर में रुक्षांश और जल की आपूर्ति उचित मात्रा में करे, तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो जो भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उन्हें हम ग्रहण करने से पहले काटते हैं और उनका जो छिकला होता है वो छिकला निकाल देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उनके जो कुछ विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। इसके अलावा जो भी फलों की त्वचा होती है इसमें कई प्रकार से विटामिन और खनिज लवण होते हैं। तो चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, अगर भोजन को पका के खाते हैं तो पकाने से भी कुछ तत्व जो है वो नष्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें विटामिन सी का, तो विटामिन सी को जब पकाया जाता है, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं अगर उसमें विटामिन सी उपस्थित है तो उन्हें पकाने से यानी गर्मी में क्या होता है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद जो है वो बढ़ता है और इससे आसानी से पचाने में भी सहायता होती है। और इसके साथ साथ पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है, यानी कि कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट भी होते हैं। और यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है और इससे क्या होता है, कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की भी हानि होती है। आगे यहाँ बताया गया है जो भी वसायुक्त खाना होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वसा युक्त, वो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। क्योंकि खाने में तो वो स्वादिष्ट होते हैं लेकिन इससे क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक होने से मोटापा का कारण बनती है। ठीक है, जो वसा होती है वो हमारे मोटापे का कारण बनती है। आगे यहाँ पे अभावजन्य रोगों के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी पोषक तत्व की कमी होने से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति है वो पर्याप्त मात्रा में भोजन तो कर रहा है लेकिन वो लंबे समय तक कोई एक पोषक तत्व की कमी उसके शरीर में हो रही है या फिर ऐसी चीज़ को नहीं खा रहा है जिसके कारण वो जो पोषक तत्व है उसके शरीर में नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण क्या होता है, वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है और एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या फिर विकृतियाँ उत्पन्न करता है। और वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, तो ऐसे रोगों को ही अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो रोग होते हैं, तो अगर अभावजन्य रोग का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा रहे हैं, मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें नहीं खा रहे हैं जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, वैसी चीज़ें हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार की जो है वो रोग उत्पन्न होंगे हमारे शरीर में। तो वही समझाने की कोशिश की गई है। आगे बताया गया है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि उसकी वृद्धि में अवरुद्ध होना, यानी कि जो उसके शरीर की वृद्धि है वो क्या होगी, अवरुद्ध होगी, यानी कि उसकी हाइट इंक्रीज नहीं करेगी। इसके अलावा चेहरे पर सूजन आएगी, बालों का रंग का उड़ना और त्वचा की जो बीमारियाँ होंगी वो होगी। इसके अलावा पेचिस इत्यादि जो बीमारियाँ हैं वो उसके शरीर में उत्पन्न होंगी। और यदि अगर वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों
ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहती हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि उस चलने में भी असमर्थता उसको महसूस होगी और विभिन्न विटामिनों और खनिजों के अभाव में किसी भी विभिन्न प्रकार के रोग या विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इनमें से कुछ आगे सारणी बताई गई है और उन्हीं रोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के जो भोजन होते हैं इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है और यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों लेकिन हमें अपने आहार पर ध्यान देना है। आगे वही हम सारणी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करिए कि ये 1 बाय 1 जो है आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक साइड पे विटामिन दी गई हैं और उसके यहाँ पे अभावजन्य रोग दिए गए हैं, विकार दिए गए हैं, यानी कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इस रोग के लक्षण क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्षीणता या दृष्टिहीनता होती है और अन्य शब्दों में कह लें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, तो कौन कौन से इसके वहाँ पे लक्षण होते हैं, जैसे कि कमजोर दृष्टि होना, यानी कि जो दिखाई देता है ना हमें स्पष्ट रूप से उसमें हमें असुविधा हो, यानी देखने में असुविधा हो, तो अंधेरे या रात में कम दिखाई देता है और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तो ये सभी कारण है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के। नेक्स्ट है विटामिन B1, तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है और इसके लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। ठीक है, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी हमें थकावट महसूस होती है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। नेक्स्ट है विटामिन C, स्कर्वी रोग होता है इससे, और इससे जो स्कर्वी रोग होता है इसका लक्षण क्या है, तो मसूड़ों से हमें खून आने लगना या फिर घाव बढ़ने में अधिक समय लगे अगर, तो इसका तात्पर्य है कि स्कर्वी रोग हो गया है। नेक्स्ट है विटामिन D, तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है और रिकेट्स रोग के लक्षण है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से रोग होता है अस्थियां और दंतशय, इसका लक्षण है कमजोर अस्थियां हो जाती हैं। और नेक्स्ट है आयोडीन और इसकी कमी से होता है गाइटर यानी कि घेंगा रोग होता है। इससे क्या होता है, इसके लक्षण ये है कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। इसके अलावा बच्चों में मानसिक जो विकलांगता है वो आती है, यानी कि जो बच्चों का मस्तिष्क होता है आयोडीन की कमी से वो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है लोहा यानी आयरन, इससे रक्ताल्पता होती है, यानी रक्त की हमारे शरीर में कमी होती है और इससे हमें इसका लक्षण ये है कि कमजोरी होना, यानी हमें कमजोरी महसूस होती है। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर का सार बताया गया है, तो इसको आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा भोजन है और आहारी जो रेशे हैं रुक्षांश होते हैं वो हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि और जो अनुरक्षण अर्थात जो हम बीमारियों से बचे रहते हैं, तो प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर जो है रोगों से हमें रक्षा करता है। नेक्स्ट है विटामिन, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में भी सहायता करता है और संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और लास्ट पॉइंट दिया गया है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता यानी कमी से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दी गई हैं, आइए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताना है। तो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक जो हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण करते हैं, वो है प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो वह है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो वह विटामिन डी है। नहीं, खनिज की बात की गई है ना, तो ये है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है हमारे शरीर की अस्थियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है जो कि जिसमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो प्रोटीन दालों में पाया जाता है, इसके अलावा अंडे में पाया जाता है, फिर दूध में पाया जाता है। और वसा का हम देख लेते हैं 2 खाद्य पदार्थ, तो वसा में जैसे कि जो तेल होते हैं उसमें पाया जाता है, इसके अलावा जो मछली होती है उसमें भी पर्याप्त मात्रा में वसा पाई जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सही गलत के बारे में बताया गया है, तो उसमें पूछा है कि केवल
चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ये गलत है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ये गलत है। नेक्स्ट आगे फिल इन द ब्लैंक्स दी पूछी हैं, तो इसमें पहला है विटामिन डी के अभाव से होता है, तो रिकेट्स जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स रोग। नेक्स्ट है की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से रोग होता है, तो विटामिन सी के अभाव से होता है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होता है, तो कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एनसीईआरटी की सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।